नमस्कार, बिंदिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें रोज़ बरोज़ ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तकलीफ से गुजरना पड़ता है। चाहे वो भ्रूण हत्या हो, दहेज का लालच हो, घरेलू हिंसा हो या फिर कोई और उत्पीड़न। और ऐसी ही महिलाओं की मदद करना कुछ लोगों की ज़िंदगी का मकसद बन जाता है। ऐसी ही एक जो महिलाओं के बीच रहकर महिलाओं के लिए काम करती हैं, जो जानती हैं कैसे खोई हुई खुशी वापस पाई जा सकती है। सोशल वर्क ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप इस फील्ड में कैसे आईं? नहीं, ऐसा नहीं कि लोग आना नहीं पसंद करते, बल्कि आजकल तो जो यंग लोग हैं वो काफ़ी इनकरेज्ड हैं इस बात से कि समाज में अपनी हिस्सेदारी क्या हो, हम कैसे कंट्रीब्यूट करें, तो कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब हम लोग अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उस समय काफ़ी देश के अंदर भी परिवर्तन हो रहा था और जो कैंपस की हम लोग की जो अपनी जानकारियाँ थीं उसके हिसाब से भी बहुत कुछ हम लोग किया करते थे। और उसमें इमरजेंसी लगी थी, देश की डेमोक्रेटिक राइट्स सस्पेंड हुई थी, स्टूडेंट यूथ पॉलिटिक्स में मैं काफ़ी एक्टिव थी। और हम लोग अपना एक छोटा ग्रुप बना करके जो जेएनयू कैंपस के आसपास के इलाके में लोग रहते थे, वहाँ बच्चों को पढ़ाने का काम और वहाँ की जो साफ़ सफाई है, ये सब काम हम लोग जेएनयू के स्टूडेंट किया ही करते थे। लेकिन जो एक बात जिसकी वजह से मैं महिला आंदोलन से जुड़ी या महिलाओं के सशक्तिकरण के सवाल से जुड़ी, वो घटनाएं थी जो मैंने अपनी आँख से वहाँ पर देखा। जिस तरह से औरतों के साथ अत्याचार, हिंसा और जितनी मुसीबत से वो अपने बच्चों को पालती थीं और फिर भी उनका कोई हक अधिकार नहीं है। तो ये और फिर ये घटनाएं सिर्फ वहाँ पर देखी थी। बाद में करोल बाग में एक दहेज हत्या हुई थी उस समय, और हमारी नेता थी प्रमिला दंडवते जी। तो उन्होंने हम लोग को जेएनयू के स्टूडेंट्स को वहाँ बुलाया कि तुम लोग एक प्रदर्शन के लिए यहाँ आओ। और वहाँ हमने जो देखा और जिस तरह से लड़की को चारपाई से बांध के जलाया गया था और बार बार परिवार के कहने के बावजूद पुलिस उसको आत्महत्या मान रही थी, हत्या नहीं मान रही थी। और वो एक मन में दुख, गुस्सा, आप जो भी कह लीजिए। उसके बाद फिर मैं लगातार अपनी जो राजनीतिक मेरी इच्छा थी उसको मैंने महिला सशक्तिकरण करने की इच्छा में बदला और फिर तब से मैं उसमें लगी। आपको याद है आपका पहला योगदान समाज सेवा के क्षेत्र में? देखिए, बहुत सारी महिलाएं जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ी, जो हिंसा से जूझ रही थीं। अब यहीं किशनगढ़ की एक महिला हैं सुमित्रा देवी, 18 साल से लगातार उनके साथ हिंसा होती थी। और वो अंत में ऐसा वक्त आया जब हम लोगों ने उनका सहयोग किया, तब वो उनके पति ने मार के उनको गौशाला में भेज दिया था। 3 दिन के बाद वो रोती हुई हमारे पास आई थी और हम लोगों ने जब उनसे कहा था कि ये बहुत अन्याय है और तुम्हारे पति को तो इस बात के लिए जेल जाना चाहिए, तो वो उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी कि कुछ भी है तो हमारे पति हैं। लेकिन बाद में हम लोगों ने जब सारा समझाया, पति को भी समझाया, परिवार को भी समझाया, तो ऐसे में बहुत कुछ उनके अंदर जो साहस बना और आज वो हमारे साथ खड़ी हैं और तमाम परिवर्तन के काम में, महिला सशक्तिकरण के काम में शायद हमसे भी ज़्यादा आगे बढ़कर काम करें। उनके अंदर जो साहस आया, जो हिम्मत बनी, वो मेरे लिए बहुत बड़े कह लीजिए कि एक अचीवमेंट, वो मेरा नोबेल पुरस्कार है। आप सीएसआर में इतने बड़े ओहदे पर हैं, सीएसआर की शुरुआत कब हुई? शिक्षा सिर्फ विश्वविद्यालयों में या बड़े उद्योग घरानों के लिए या बड़े राजनीतिक काम के लिए ना होकर के आम आदमी की ज़िंदगी में परिवर्तन लाने की भूमिका शिक्षा की होनी चाहिए। तो वो हम लोग के ज़माने का एक स्लोगन था, टू मेक एकेडमिक रेलेवेंट फॉर पीपल। तो उसके चलते फिर हम लोगों ने एक समूह बनाया और हम लोगों ने इस संस्था को रजिस्टर कराया। आज भी वो समूह इस संस्था के साथ है और हम सब लोग मिलजुल करके फैसला करते हैं यहाँ पर। लेकिन जो काम हम यहाँ से करते हैं वो सब कुछ महिला के हक अधिकार के लिए, चाहे वो शोध का काम हो, चाहे वो डेवलपमेंट का काम हो, ट्रेनिंग का काम हो। हाल ही में 498A धारा बनी महिलाओं के हक के लिए। इसके लिए भी काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगी? आज भी पिछले साल का आंकड़ा आप देखें तो 8000 लड़कियां लगभग दहेज की चिता पर जल चुकी हैं। तो ऐसे समाज में अगर एक कानून ऐसा है जो 498A का कानून बना, जो कि कम से कम थोड़ा सहारा बन करके खड़ा हो सकता था,
तो उसके खिलाफ लोग अब हो गए हैं। देखिए, कानून गलत अगर है तब तो फिर कानून को लागू करने वालों को ये बात कहनी चाहिए कि कानून गलत है। कानून तो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में जो भी उसका दुरुपयोग अगर हो रहा है तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जो जुडिशरी है, वो ये बात साबित करे। और तो ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है और नाइंसाफ़ी औरतों के साथ कि जो एक कानून काम कर रहा है आज, आप उसको ही कमज़ोर बना दीजिए। आप जाके शिकायत करके देखिए, कोई आपकी बात सुनेगा? आप ही को कहेंगे। और दिल्ली वगैरह में तो फिर भी थोड़ा दबाव बनाने से थोड़ा पुलिस की मानसिकता बदली है, लेकिन अगर आप छोटे शहरों में चले जाइए, गाँव में चले जाइए, कहीं कोई महिला की सुनने वाला नहीं है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कानून गलत है। आज हम कहते हैं हमने तरक्की कर ली है, फिर दहेज हत्याएं, ऑनर किलिंग, ये सब क्या है? कहाँ हम पीछे रह जाते हैं? माता पिता की संपत्ति, बनाई संपत्ति, उसमें आज भी बराबर का हक नहीं है। उसी तरह से आप कोई फैसला ज़िंदगी का नहीं कर सकते हैं। आपके लिए हर फैसला किया जाएगा। आप क्या पहनें, आप क्या खाएं, आप कितना पढ़ें, आप नौकरी करें कि ना करें, आपकी शादी कब कर दी जाए, किससे कर दी जाए। अगर ज़िंदगी सब कुछ औरत की दूसरे के हाथ में होगी तो निश्चित तौर पर वहाँ पर समाज में औरत के प्रति हिंसा भी होगी। और देखिए, इसका खामियाजा औरतें सिर्फ नहीं भर रही हैं, पूरा समाज भरता है। क्योंकि एक दिन रात रोती हुई माँ का बच्चा भी एक बिगड़ी हुई मानसिकता का बच्चा होता है। तो वो पुरुष भी, वो लड़का भी जब बड़ा होता है तो वो भी एक अच्छी मानसिकता लेकर नहीं बड़ा होता है। तो पूरे समाज में एक तरह से ये पूरे समाज को खराब करता है। और अगर अच्छा परिवार होना चाहिए तो इस अच्छे परिवार में हर किसी का बराबर का सम्मान होना चाहिए। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक तो हिंसा इसी तरह से चलती रहेगी। आप देखिए कि लगभग 1.5 लाख हिंसा के केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। अभी वक्त है एक छोटे से अंतराल का, उसके बाद भी रंजना कुमारी से हमारी बातचीत जारी रहेगी। दोस्तों, दिन पर दिन महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। इस बात का सबूत ये है कि इतनी तरक्की करने के बावजूद हम एक स्वस्थ समाज में सांस नहीं ले रहे। वो महिलाएं जिनकी आवाज़ हालात और वक्त दबा देता है, उनकी आवाज़ है रंजना कुमारी। आइए उनसे जानते हैं और भी बहुत कुछ इस बारे में। ऑनर किलिंग के लिए क्या कहेंगी? सीएसआर ने इसके लिए किस तरह की पहल की है? ये सबसे ज़्यादा अमानुषिक ये अपराध है, क्योंकि कानून कहता है कि जब आप 18 साल की उम्र के हो गए हैं तो आप अपने बारे में फ़ैसला ले सकते हैं। आप वोट दे सकते हैं, आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आप एडल्ट हैं, आप ड्राइविंग कर सकते हैं, आप सारी ज़िंदगी के फ़ैसले एक एडल्ट होने के, चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, कर सकते हैं। तो 2 कंसेंटिंग एडल्ट अगर ये फैसला करते हैं कि हम शादी करना चाहते हैं आपस में, तो या तो परिवार, और मैं ये सोचती हूँ कि उनको परिवार से बात करनी चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए कि लड़के लड़कियों को परिवार, लेकिन अगर परिवार बिल्कुल उनकी बात नहीं समझ रहा और वो ऐसा फैसला कर लेते हैं तो गलत या सही फैसला वो खामियाजा खुद भरेंगे उसका। जान से मार डालने का हक उनको किसी को नहीं है। ये अपराध जो समाज के लोग मिलजुल के कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि बड़े तबके में हो रहा है। ये अमीरों के बच्चे नहीं मारे जाते हैं, उनको वो कहीं शादी कर लें, किसी के साथ चल जाएं, किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता। ये मध्यम वर्ग और गरीबियों के बच्चे मारे जा रहे हैं। लेकिन जो परंपराएं हत्या करवाएं, उन परंपराओं को बैन करना चाहिए। और जो लोग इन परंपराओं का इस्तेमाल करके हत्या करवा रहे हैं, नौजवान लड़के लड़कियों की, आज की तारीख में उन सब लोगों को, ऐसे संस्थाओं को बैन किया जाना चाहिए और इन लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए। क्योंकि ये किसी का हक नहीं है कि आप ऐसे फैसले पर किसी भी नौजवान लड़के लड़की की हत्या करवाएं। और आगे आने वाले समय में ऐसा और बहुत कुछ होगा। तो अगर आप तैयार अपने आप को नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत दुखी भी रहेंगे और आप अपने बच्चे बच्चियों से स्वयं हाथ धो लेंगे और आप हत्यारे भी कहलाएंगे। तो ऐसा समाज मत बनाइए। आपने कहा निम्न वर्ग के और मध्यम वर्ग के लोग ही इसमें मारे जाते हैं।
इसके पीछे क्या मानसिकता हो सकती है? देखिए, मानसिकता तो यही है कि मध्यम वर्ग पर बड़ा दबाव होता है अपनी परंपराओं को मानने का, मान्यताओं को चलाने का। समाज के जो धर्म, नियम, कानून वो अपने आप ही ढोते रहते हैं और उसी में दबे रहते हैं। वो अपने आप को स्वतंत्र नहीं महसूस करते। उनको अरे फलाने क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, परिवार के रिश्तेदार क्या कहेंगे। और यही कारण है कि मध्यम वर्ग की लड़कियां सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं। और गरीब का तो किस्सा ही दूसरा है, क्योंकि गांव के अंदर आप चले जाइए, चूँकि तमाम खाप पंचायत के द्वारा करवाई गई हत्याओं के बारे में शोध भी हुआ, हम स्वयं वहाँ गए हैं, तो हम आपको बता सकते हैं कभी कभी ज़मीन का मसला होता है। ये सब गांव छोड़ के चले जाएं, हम इनकी ज़मीन कब्जा कर लें। आज जिंदगी में इतने आगे आने के बाद कैसा महसूस होता है? संघर्ष भी था, हम लोग बहुत बार फेलियर्स भी थी, हारे भी बहुत बार और जीते भी बहुत बार। मतलब हमें सक्सेसेस भी बहुत सारी मिली हैं, लेकिन कुल मिला करके रास्ता आसान नहीं होता है। प्रतिबद्धता ज़रूरी है। आपको कोई चीज़ ऐसी है जो ड्राइव करती रहे, आपके मन में कोई एक ऐसा भाव है जो आपको आगे ले जाता रहे, ये ज़रूरी है। कहीं न कहीं आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा। आकर्षण भी बहुत है, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी महिला रही हूँ और अपने ज़माने की अच्छी ग्रेड वाली भी रही हूँ, कि मतलब अच्छा, मुझे पढ़ाई लिखाई में बड़ा सम्मान भी मिला। तो कई ऐसे ऑफ़र्स आए, जैसे मुझे यूनाइटेड नेशंस में बुलाया गया, वहाँ भी मुझे नौकरी मिली और मुझे काम के लिए वहाँ पे उन्होंने जेंडर एडवाइज़र के तौर पे बुलाया जिनीवा में। तो मैं गई, लेकिन मैं फिर तुरंत वहाँ से अपनी प्रतिबद्धता के चलते उस काम को छोड़कर वापस आई। पर यह है कि हार के समय झुकना नहीं और जीत के समय घमंडी मत बनना, ये ज़रूरी है। वो कौन सा महिलाओं का दर्द है जिससे आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती है? देखिए, सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती है कि औरत अपना सब कुछ दे देती है। औरत खाना भी अपनी थाली का दे सकती है, भूखी सो सकती है, लेकिन उसका सम्मान अगर समाज नहीं करता है तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी दुख की बात है और इसको बदलने की ज़रूरत है। और जहाँ तक कैपेबिलिटीज़ का सवाल है, अगर मौका मिले तो लड़के और लड़की की जो अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं एकदम बराबर हैं, और शायद कहीं ना कहीं लड़कियों में ज़्यादा क्षमता है, लेकिन वो उसको मौका नहीं मिलता है, तो ये अन्याय है। और इसी अन्याय के खिलाफ मुझे ये सबसे ज़्यादा लगता है कि ये जो अन्याय, मौका बराबरी का ना मिलना और समाज में द्वय दर्जा औरत का देना और उसको सबऑर्डिनेट करके रखना, बहुत बड़ी गलत ये अन्याय है, नाइंसाफ़ी है। आज की महिलाओं के लिए आपका कोई संदेश? महिलाओं को अपने अंदर आत्मविश्वास जगाने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप मौका देंगी अपनी बेटी को पढ़ने लिखने का, बेटी को सबसे पहले संसार में आने का मौका, मुझे लगता है देश की हर महिला को तय करना चाहिए कि किसी कीमत पर जो आज भ्रूण हत्याएं कन्याओं की हो रही हैं, इसको वो रोकेंगी। अगर परिवार में हो रही हैं तो उसको रोकेंगी, और अगर समाज में है तो आप ज़रूर जा कर के इस बात को लोगों को समझाने की कोशिश करिए कि कन्या भ्रूण हत्या करने पर न सिर्फ औरतों की जाति समाप्त हो जाएगी, पूरी मानव जाति समाप्त हो जाएगी। अगर औरतें ही नहीं होंगी तो फिर पुरुष भी कहाँ से जन्म लेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ये भी मैं जानती हूँ कि शिक्षा, आज मैं आपसे ये सब कुछ कह सक रही हूँ तो इसलिए कि मैं शिक्षित हूँ और मुझे मालूम चला कि हक अधिकार औरत का क्या है। तो शिक्षा सबसे ज़रूरी है।